अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू ट्रिब्यून में खुश आमदीद। नाजरीन, शाम के माजूल सदर बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइल शाम में अस्करी अहदाफ पर अब तक सैकड़ों हमले कर चुका है। इसके अलावा इसराइली फौज ने इसराइल और शाम के दरमियान वाकई गोलान के पहाड़ों में अकवाम मुत्तहिदा के जेर निगरानी कायम गैर फौजी जोन यानी कि बफर जोन पे भी कब्जा कर लिया है। इसराइल का कहना है कि शाम में जारी इसकी फौजी कार्रवाइयों का मकसद इसराइली शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। ताहम कुछ माहिरीन का दावा है कि इसराइल अपनी देरीना दुश्मन शाम को कमज़ोर करना चाह रहा है, उससे फ़ायदा उठा रहा है। इस हवाले से आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान से बिलाल इफ्तिखार खान। बिलाल साहब, शाम में फौजी अड्डों, हेलीकॉप्टर्स और बहरी जहाज़ों पे मुसलसल फिजाई हमले इसराइल के और तकरीबन 350 के करीब ये हमले हो चुके हैं। इसराइल गोलान की पहाड़ियों में क्या कर रहे हैं? देखिए जी, गोलान की पहाड़ियां जो हैं, पहले यहाँ से गोलान से मैं शुरू करता हूँ, बहुत स्ट्रेटेजिक हैं। और आप जानते हैं कि पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था ईस्ट मेडिटेरेनियन पाइपलाइन। और ईस्ट मेडिटेरेनियन पाइपलाइन को जो गैस फीड करेगी, वो बेसिक उसका जो ज़ख़ीरा है वो गोलान की पहाड़ियों में ही है। दूसरा स्ट्रेटेजिकली ऊंचा पॉइंट है जो गोलान के ऊपर काबिज है, वो बाकी खिते के ऊपर नज़र रख रहा है आसपास के। तो इसराइल जो है उसके ऊपर इस ये इंटरेस्ट रखता है, और अब तो गोलान के ऊपर तकरीबन उसने कब्जा कर लिया, बल्कि आगे भी काफ़ी एडवांस वो हो चुके हैं। और नेतन्याहू ने कहा है कि एटर्नली ये हमारा पार्ट था गोलान। हालांकि सब जानते हैं कि 67 की जंग के अंदर जो है गोलान के ऊपर कब्जा हुआ था इसराइल का, नाजायज कब्जा। जिस तरह इसराइली रियासत ही बेसिकली कब्जे के ऊपर है, कब्जा ग्रुप की एक जो है कब्जा किया हुआ है, वरना लीगली तो इसका क्या है कि अगर आप 48 की इनकी जंग देख लें, तो जिस तरीके से इन्होंने अरबों को बेदर्दी से मार के बेदखल किया। और अभी भी आपके वीडियोस, सोशल मीडिया का दौर है, आप प्रोपेगेंडा तो फौरन ही आपका नलिफाई हो जाता है। आप देखें कि जिस तरीके से अब ये वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने तबाही मचाई है गजा के अंदर के 45,000 से ज़्यादा वहाँ पे शहादतें हो चुकी हैं। अच्छा, ये शहादतें वो हैं जिनका रिकॉर्ड है, वरना लाखों लोग हैं जो इस वक्त शहीद हो चुके हैं। और इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल का जो इनका एक ख्वाब है, जो अगर आप इनकी मिलिट्री की कई यूनिट्स हैं, उनके जो पैचेज हैं बाजू पे लगे हुए, उसके ऊपर वो नक्शा है ग्रेटर इसराइल का, उसकी जंग शुरू हो चुकी है। अब सीरिया जो है यानी वो। तमाम ये जो स्क्रिप्टेड चीज है, जो उसके अकॉर्डिंगली चल रहा है सब कुछ, अच्छा, मैं आपको प्री एक बड़े प्लान। मजे की बात बताऊं। ये मैंने ना 2-3 साल पहले एक चीज पर मैं रिसर्च कर रहा था, और उसके ऊपर मैंने अपने चैनल के लिए एक प्रोग्राम भी किया कि जो नेतन्याहू है, आपको पता है कि राइटिस्ट है, फार राइट का बंदा है, मजहबी जुनूनी है। और अगर जायनिस्ट है। आप सर्च करें ना इजरायली अखबारात, तो आपको पता चलेगा कि इनके कई ऑर्थोडॉक्स रबीज हैं जो ये क्लेम कर चुके हैं कि नेतन्याहू जो है ना, ये इलेक्टेड बाय द मसीह है। जिस मसीह ने आना है, हम उसे मसीहुल दज्जाल कहते हैं। यहूदी उसे कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह नहीं थे, हमारे मसीह ने अभी आना है। तो वो कहते हैं कि ये जो है सिलेक्टेड बंदा है, बल्कि एक सीनियर मसीह ने जिसकी उम्र अभी 80 साल से ऊपर हो चुकी है, जो दावा करता है कि मेरा अपने मसीह के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, उसने ये नेतन्याहू के इक़्तिदार से निकलने के बाद कहा था कि नेतन्याहू हर हाल में दोबारा वापस इक़्तिदार में आएगा, क्योंकि मसीह का कहना ये है कि ये मेरा सिलेक्टेड है। और इसको ही दौरे हुकूमत के अंदर जो है ना, हमारा जो ग्रेटर इसराइल का जो एक है वो पूरा होगा। तो एक मजहबी जनूनियत का भी एलिमेंट है, आप इसराइल हेड ऑन उठा लें। यानी इसको मजहबी हलकों से भी सपोर्ट है काफी हद तक। एग्जैक्टली मजहबी जो है ना, जो सहूनी वो जो मजहबी कहते हैं ना हल्के। रूहानियत, वो लोग, वो एग्जैक्टली, एक। हाँ। इसे हासिल है। तो ये उसी ग्रेटर इसराइल के उस पर चल रहा है। और हैरत की बात ये है कि आप मगरिब में बैठे हो, लेकिन मगरिबी मीडिया की एक अक्सरियत ने इनके सोल्जर्स के, इनके जो जर्नल्स के वो बयान नहीं जलाए जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो फ़लस्तीनी हैं या ये जो अरब्स हैं, ये तो जानवरों से भी कमतर की मखलूक हैं। तो एक वो मजहबी जनूनियत के साथ साथ एक रेशल सिक्योरिटी का भी जो है ना, कि हम चोजन बाय गॉड हैं। हालांकि अगर आप चोजन बाय गॉड होते, तो जिस तरीके से आपको ठुडे मार के टाइटस ने यहाँ से निकाला था, रोमन एम्परर ने, टाइटस फ्लेवियस ने, और फिर बख्त नसर ने जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ से ईंट बजा के निकाला था, तो उस वक्त आपके होते बेसिकली तो आपने खुदा की नाफरमानी की, जिसके सिले में आपको सजाएं मिली। आपने नबियों का कत्ल किया,
तो अब वो चीज जो है ना वो आपको यहाँ पे भी छलक रही है। दे हैव नो रिगार्ड फॉर नॉन इजराइलीज। ठीक है, इसराइल। और अच्छा, इसमें भी मजे की बात बता दूं कि जब ये आखिरी बार बख्त नसर ने इनको निकाला है यहाँ से, तो उसके बाद ये मुख्तलिफ इलाकों में चले गए। कुछ यूरोप की साइड पे निकल गए, सोमालिया इथोपिया के अंदर कुछ आबाद हो गए, कुछ जो है आपके ईरान सेंट्रल एशिया की साइड पे चले गए। ठीक है। अब जो इजरायली आप खुद इनका मीडिया पढ़े ना, तो वहां पे भी बड़ी रेशल डिस्क्रिमिनेशन है कि मतलब पॉलिश ज्यूज जो हैं, अश्केनाजीज जो हैं, उनके लिए जो है कुछ और है, जबकि जो सोमालिया या इथोपिया से ज्यूज आए हैं उनको ये कमतर समझते हैं, उनके साथ पुलिस भी खराबी करेगी, उन्हें तंग करेगी। बाकी जो यूरोपियन ज्यूज हैं उनके बारे में। अच्छा, एक और भी मजे की बात बता दूं कि जो खून के नमूनों का टेस्ट हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि आपके ब्लड, आपके डीएनए के अंदर आपके हजारों साल के खानदान की तारीख जो है वो रकम है। और बिल्कुल उसमें बल्कि ऐसे। वो आज से कुछ साल पहले मैंने नेशनल ज्योग्राफिक वालों का देखा था। वो तो कह रहे थे कि अपना डीएनए आप भेजें, आपके जो हजारों साल से जो आपकी माइग्रेशन है, तो उसके एनालिसिस में वो चीज़ भी हम आपको बता देंगे। $14,000 वो उस जमाने में वो कह रहे थे कि आप दें, आपको हम आपका पूरा बायोडेटा निकाल के देते हैं। तो इस इनका जब इसराइलियों का हुआ है तो पता चला है कि इनकी मेजॉरिटी तो जूइश ब्लड ही नहीं रखती है। अच्छा, फिर ये हाँ, रिसर्च हो चुकी है? ये रिसर्च हो चुकी है, ये आप देखेंगे आपको आराम से मिल जाएगी। फिर एक और मजे की बात बताऊं, मसलन मैं पश्तून हूँ। ठीक है। हम लोग जो है क्लेम करते हैं कि हम कैस अब्दुल रशीद की औलाद में से हैं। ठीक। अब इसको कंफर्म किस तरह किया जाता है? कंफर्म इस तरह किया जाता है कि हमारे ऑर्गन्स के अंदर ना जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल मिडिल ईस्ट से मिलता है, क्योंकि जब आप सेमाइट्स की बात करते हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे जिनसे आगे नस्ल चली, एक बनो इस्माइल चली जो बड़े बेटे थे, जिनमें से हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनमें आए, और दूसरी थी बनी इसराइल जिसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बाकी अंबिया कराम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आए। तो अगर आप ब्लड देखें, उनका ऑर्गन्स का तज्जिया करें, तो आपको नजर आएगा कि अरब्स जो हैं वो ज्यादा सेमाइट्स हैं एज कंपेयर टू सो कॉल्ड जो अपने आप को हर चीज में एंटीसेमेटिसिज्म ले आते हैं। तो अब जो सीरिया के अंदर हो रहा है ना, बेसिकली सीरिया के अंदर बशार गवर्नमेंट चले गई। अब इसराइल से अपॉर्चुनिटी बना रहा है, क्योंकि इसराइल को ये महसूस हो रहा है कि जो रेजिस्टेंस फोर्सेस जो हैं कल हमारी तरफ जो है ना वो रुख ना कर लें। इस नहीं, वजह से उनका आप देखें। इसराइल का ये भी कहना है कि जो बशार अल असद की हुकूमत में जो कीमियाई हथियार थे, कहीं वो मुसल्ला कहाँ गिरोह पे जो है उनके हाथ ना लग जाएं और वो उनके ना लग खिलाफ जाए तो यूज हो फिर जाएं। तो आप जो है एमुनिशन डिपोज पे कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो दफातर थे उनके ऊपर कर रहे हैं, आप नेवी के एसेट्स तबाह कर रहे हैं, आप जहाज हेलीकॉप्टर तबाह कर रहे हैं, आप एयरपोर्ट्स को तबाह कर रहे हैं। तो असल मकसद आपका कोई केमिकल वेपन्स शेपन्स नहीं है। बेसिकली इसराइली ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जो सीरिया की इस्तात है उसको खत्म कर दिया जाए, ताकि डेवलप होते होते उसे कई साल लगें, उतनी देर में इन्होंने जो और अपनी करनी है, एडवांसमेंट करनी है, वो कर सकें। और इन द मीन वाइल मुझे जो अब ज्यादा खौफ फील हो रहा है ना वो ये हो रहा है कि सीरिया के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स थे जो कि रेजिस्ट कर रहे थे बशार की गवर्नमेंट को। अच्छा, बशार के हवाले से तो सबका एक नकाती था कि हमने इसे लेकिन इस टाइम हटाना। तो यही बयानिया बनाया हुआ है सब ने, तमाम लोगों ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये सारा, कि वो कीमियाई हथियारों का निशाना बनाया जा रहा है, उनको नहीं महफूज कौन बनाया से जाए। यार, अभी आप उठा के अल जजीरा सीएनएन कोई भी उठा के देख लो, कौन से केमिकल वेपन्स को इन्होंने अभी तक हिट किया है? इन्होंने तो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया है, ताकि इसराइल में अगर जब शाम के अंदर गवर्नमेंट बन जाती है तो उसके पास कुछ भी ना हो, वो इसराइल के लिए किसी किस्म के जो है वो थ्रेट ना बन सके। फिलहाल अच्छा, तो इस पॉलिसी पे चल रहे हैं। ये जी। गोलान की पहाड़ियों के हवाले से सारी जंग चल रही है, इस गोलान नहीं, इसका। भाईजान, लटाकिया से लेके टर्किश बॉर्डर के करीब तक की जी। जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हिट किया गया है। बेसिकली इन जो है शाम के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है। अब देखें ना, जब एक हुकूमत स्टेबल बन जाती है, जो हमारी दुआ है, तमाम मुसलमानों की दुआ है कि अल्लाह करे कि वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट बन जाए, तो उस गवर्नमेंट के पास, उसके पास कोई चीज ही नहीं होगी। वो अपने दिफा के लिए स्मॉल वेपन से तो नहीं दिफा होता है, उनके जहाज गायब खत्म कर दिए, उनके हेलीकॉप्टर्स खत्म कर दिए, तो उस गवर्नमेंट को हर लिहाज में बड़ा पैसिव होकर रहना पड़ेगा।
दिस इज व्हाट इसराइल वांट्स। और इसी वजह से जो है हम देख रहे हैं 100 से ज्यादा तो उसने हमले सिर्फ दमिश्क के ऊपर किए हैं। अब दमिश्क के अंदर कौन सी ऐसी चीज है, वो नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ये तबाह एक कर रहा है। एंगेजमेंट पहले गजा में थी, अब वहां पे इतने बमबारी शुरू कर दी है, इतना एम्यूनिशन इतने बड़े लेवल पे, रिसोर्सेज, ये क्या को, ये आलमी ताकतें खामोश क्यों बैठी है इसमें अब तक? देखिए ओआईसी क्यों नहीं आर्मी, बोल रही है अभी तक? सऊदी अरब क्यों नहीं बोल रहा? तुर्की के क्या मामला आता है इसके अंदर? देखें उसमें अफसोस ये है कि हम लोग जो है ना कलोनाइजेशन के कलोनियल दौर से जब से निकले हैं, तो वो उसे हम कहते हैं कलोनियलिटी। तो मुस्लिम ज्यादातर ममलिकतें जो है वो आपको पता है कलोनियल पावर्स जो हैं उनके जेर नगीन थी। तो हमारे जो माइंड्स जो है ना उनको कलोनियल कंसेप्ट्स ने और कलोनियल लेगेसीज ने ना बिल्कुल बांध के रखा हुआ है। यही वजह है कि हम जिन पैराडाइम से सोच रहे हैं ना, वो पैराडाइम प्रिडिक्टेबल हैं, क्योंकि उन्हीं पैराडाइम, ये वो पैराडाइम्स हैं जो हमारे दिमाग में डाल दिए गए। अभी मैं मसला आईआर का स्टूडेंट हूँ, तो हमें वही स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ाया जा रहा है, वही रियलिज्म, वही तमाम चीजें, पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ाया जा रहा है। जब हम सोचते हैं तो हम इन्हीं पैराडाइम्स के अंदर जब फिर रहे होते हैं, तो हमारे जो फैसले होते हैं वो भी प्रिडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि उन्हीं पैराडाइम्स को हम कर रहे हैं ना। अब मुसलमानों के साथ अलमिया ये है कि हम सब मजहब से तो बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अभी तक कितनी कोशिशें हुई हैं कि हम इस्लामिक पैराडाइम्स को जो है वो डिस्कस करें, उनको डेवलप करें, उन पे रिसर्च करें और फिर उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, गोलान की जो पहाड़ियां हैं, जो शाम का इलाका था, इस पे हम्म। तकरीबन इसराइल का 1967 से लेके अब तक कब्जा रहा है। इसकी थोड़ी सी बारे में आप थोड़ा सा पस मंजर पे आप थोड़ी बात करें। देखिए 67 की वॉर जो थी ना उसके अंदर जो है इधर जो है उन्होंने कब्जा किया था 67 के बाद से अभी तक जो है ना, नहीं 73 की वॉर, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। 73 की वॉर, 1973 के अंदर जो है ना तो उन्होंने कंट्रोल कब्जा, वापस ले लिया था शामी इलाकों ने, शाम से शाम ने। उन्होंने ले लिया था ये इलाका। तो वैसे इसराइल नाम की तो कोई स्टेट नहीं है, ये तो एक वो मैंने कहा ना कब्जा ग्रुप है। वो कब्जे की वजह से एक स्टेट बनी हुई है जिसको आलमी ताकतों का आशीर्वाद हासिल है। इसी वजह से आप देख लें कि ये जब 7 अक्टूबर 2023 को गजा के ऊपर हमला हुआ है, यानी कि गजा का मामला शुरू हुआ है, अभी तक 29 बिलियन से ज्यादा जो है एक ताकत जो है वो इसराइल को दे चुकी है। अब जब ये ईरान पे इन्होंने हमला किया तो एक बड़ी फनी किस्म की रिपोर्ट जो है ना अल के ऊपर, अल जो है वो एक अहम वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट है, जो आपको मिडल ईस्ट के हवाले से जो है ना बड़ी अथेंटिक रिसर्च बेस्ड खबरें और रिपोर्ट्स एनालिसिस देती है। तो अल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन ने कहा कि आप ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो उनका एटॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टच नहीं करोगे, तो उसके बदले में जो है ना हम आपको जो वेपन्स आपके रोके हैं वो भी देना शुरू कर देंगे। तो इन अदर हैंड आप समझ सकते हो कि किस तरीके से असल में इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए दो लेवल्स पे हमें जाना पड़ेगा। एक तो ग्रेटर इसराइल और इसराइल की अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स और अरब इसराइली कॉन्फ्लिक्ट का डायमेंशन तो है ही है। इसके अलावा भी एक डायमेंशन है, वो है जो ग्रेट पावर गेम चल रही है, जिसके अंदर मल्टीपोलैरिटी की हम बात करते हैं। पहले सिर्फ यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई, वर्ल्ड ये कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद अमेरिका एज अ प्रीडोमिनेंट पावर के तौर पे आया। फिर 2008-9 के अंदर दुनिया के अंदर ना फाइनेंशियल क्राइसिस आई। अब दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि अमेरिका बेल आउट करेगा, इस दफा अमेरिका बेल आउट नहीं कर सका, क्योंकि उसने अपने रिसोर्सेज को इतना स्ट्रेच कर दिया था कि इराक में जंग चल रही है, आपकी अफगानिस्तान में जंग चल रही है, फिर छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स लिबिया में चल रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं। तो वो पैसा नहीं था उस वक्त, चाइना आ गया। चाइना ने लोगों को बेल आउट, दुनिया की इकॉनमी को बेल आउट करवाया। वहां से फिर जो है ना हमने देखा कि चाइना उभरना शुरू हुआ। शी जिनपिंग की क्यादत के अंदर जो है मजीद बेहतरी आनी शुरू हुई। फिर जो हम यूनिपोलैरिटी की बात करते थे, हम मल्टीपोलैरिटी, क्योंकि रशिया भी डेवलप कर रहा था। अब मजे की बात बताऊं, रशिया के ऊपर जब से 2022 के अंदर उसने जब जंग शुरू की थी, उसके बाद से आज रशिया जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है, मजबूत इकॉनमी, आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक बन चुका है। तो हमें सबक क्या मिला कि जैसे ही रशिया ने अपने आप को खुद डेवलप करना शुरू किया और डिपेंडेंसी से हटा, तो वो आज 5वीं इकॉनमी जो है वो बन चुका है, एक मजबूत इकॉनमी बन चुका है। तो एक लेवल जो है ना, जो एक और डायमेंशन बनती है, वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स की बन रही है। अच्छा, वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स किस तरीके से, कि इस वक्त आपको पता है चाइना जिस तरीके से वो आया है मिडल ईस्ट के अंदर, कि ईरान सऊदी अरब की सुलह करवा दी, उसके बाद
सऊदी अरब का जब शी जिनपिंग जो हैं वो 2022 के अंदर दौरा करते हैं, 2000, हाँ, 22 के अंदर, जुलाई के अंदर दौरा करते हैं, दिसंबर हाँ, दिसंबर 2022 के अंदर। तो जिस तरीके से वो कामयाब दौरे के बाद जाते हैं, मुआहदे मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर होते हैं, बातचीत शुरू होती है। आज आप देख लें कितनी बड़ी कामयाबी है कि ब्रिक्स का मेंबर है, सऊदी अरब बन चुका है, यूएई आ चुका है। तो अमेरिका के लिए स्पेस कम हो रही थी और चाइना का रोल बढ़ रहा था। हम देख रहे हैं इसी तरीके से चाइना का रोल जो है वो हमें अफ्रीका के अंदर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। उसकी बिल्कुल वजह ऐसे है। ये है कि बिल्कुल चाइनीज ऐसे है। अपनी आइडियोलॉजी नहीं थोपते, बिल्कुल जबकि ऐसे है। बिलाल अमेरिका साहब, हम थोड़ा यूरोपियन सा के टॉपिक से तेज हट रहे हैं। करवाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। हमने अपना प्रोग्राम भी वाइंड अप करना है। ये इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइली फौज का गोलान की पहाड़ों में कायम बफर जोन पे कब्जा आर्जी है, मगर फौज का इनखला आने वाली शामी हुकूमत के रवैये पर मुनहसिर है। तो इससे पहले तो उन्होंने उसकी फौज के तमाम रिसोर्सेज तो ख़त्म कर दिए हैं, और साथ ही वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आने वाली हुकूमत, जो नेतन्याहू का कहना है कि पुरअमन तौर से काम करे। तो क्या लगता है कि अब आने वाले दिनों में किसका कंट्रोल होगा गोलान की पहाड़ियों पे? सर भाई, बात ये है कि वो कहते हैं ना, उर्दू का शेर है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। तो हम तो 48 से देख रहे हैं कितने वादे हुए और कितने वफा हुए। ये नहीं है बस अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के बाद एक और बड़ा पावर नहीं, कुछ भी नहीं होना, नेतन्याहू, जो लेकिन इस टाइम उसमें एक दुनिया में एक 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 इंतशार की। अच्छी, जी। एक जो गेम खेली है ना ये जो रेजिस्टेंस फोर्सेस ने, उन्होंने रिक्वेस्ट की है टर्की से कि आप आएं और ये बफर जोन के अंदर जो है ना आप कंट्रोल संभालें, ताकि अच्छा, ये ना ऑफर इसराइल को किसने की किसी, है? ये टर्की को की गई है बाय रेजिस्टेंस जो फोर्सेस है उनकी तरफ से। अच्छा, तो ये टर्की ये आ ये जाता है जो तो, शाम के अंदर आने वाली फोर्सेस हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि टर्की आके ना बफर जोन के अंदर आए ये ताकि, नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि तुर्की और इसराइल की जो मुमकिन, हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, जंग का खदशा जो है वो बढ़ सकता देखो है। देखो, एक लफ्ज आपने हजार दफा सुना होगा, नियो ऑटोमनिज्म, ठीक है ना। अब न्यो ऑटोमनिज्म जो है, अगर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सदर तैयब अर्दवान पे कि वो ऑटमन एम्पायर को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको पता है कि ऑटमनिज्म के जवाल के अंदर जायनिज्म का कितना बड़ा हाथ था। आपको पता है ना किस तरीके से मैनूवर करके टर्की को कमजोर करते करते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की को खिलाफत खत्म कर दी गई। तो टर्की, आपको पता है लुजैन की भी 2022-23 के अंदर जो इनका मुआहदा हुआ था वो खत्म हो चुका है। अब लुजैन का जो मुआहदा था वो क्या था कि मसलन बासफोरस के अंदर टैक्स नहीं ले सकता, इंटरनेशनल ट्रैफिक आएगी जाएगी, 100 साल का था, वो टैक्स भी लेगा। रशिया को निकलना है वहां पे, तो उसे निकलने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। इसी तरीके से जो सीरिया जो है वो किसके अंडर कंट्रोल था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, वो ऑटमन्स का था। ठीक बिल्कुल। है, तो एक टर्की अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझता है। तो उस दिन बात हो रही थी ना कि हम, कि एक कॉन्फ्लिक्ट का एरिया आपका ईस्ट मेडिटेरेनियन का भी है। तो दूसरा जो एक बनता है ना, वो ये भी बन रहा है। वो किस तरीके से बन रहा है देखें, न्यो ऑटमनिज्म, और एक वो सोच तो है ही है। नंबर टू बात ये कि अर्दवान की पार्टी जो है, अर्दवान जो है उनकी आइडियोलॉजिकल बेसिस किसके अंदर है, अखवानुल मुस्लिमीन की आइडियोलॉजी में से है। अच्छा, हमा और इन एरियाज के अंदर कौन सी डोमिनेंट आइडियोलॉजिकल फोर्स थी, अखवानुल मुस्लिमीन थी। हमास क्या है, अखवानुल मुस्लिमीन से के अंदर उसकी भी आइडियोलॉजिकल बेसिस हैं। तो एट सम पॉइंट देयर इज गोइंग टू बी अ क्लैश बिटवीन इजराइल एंड टर्की, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म एक हद तक होता है, उसके बाद कई आपके ऊपर आइडियोलॉजी की भी रिस्ट्रेंट्स आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक सो है। बिल्कुल, जी जी जी। जी 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 सही। जी बिलाल साहब, हमारे पास वक्त जो है वो बड़ा कम होता है। हम इस पे मज़ीद हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, अब देखना ये है कि क्या कीमियाई हथियार वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि कई जो रिसर्चर्स हैं, कई माहिरीन हैं, उनका कहना है कि शाम में किसी भी किस्म के कीमियाई हथियार मौजूद नहीं है, जबकि इसराइल का कहना है कि उनका निशाना सिर्फ कीमियाई हथियार है। और दूसरी तरफ, जैसे कि हमने बात की बिलाल साहब ने, कि तुर्की को उन ग्रुप्स ने ऑफर की है कि आप आएं और आके बफर जोन का कंट्रोल संभालें। या देखना यह है कि अब आगे क्या होता है। बशार अल असद के बाद क्या ये इस जंग का खात्मा होता है, या खिते में कोई नया खदशा जंग का जो है
वो बढ़ सकता है। इसके साथ ही उर्दू ट्रिब्यून से मोहम्मद जुनैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।